हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चित्रकला कक्षा 12 अध्याय मुगल पेंटिंग स्टाइल, मुगल चित्र शैली, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 1/2 के हिसाब से और ए-ब-स-द के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन करने हैं आज। तो 15-20 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम और अंग्रेजी जो इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग इज मुगल पेंटिंग्स। तो वो जो मुगल चित्रशैली है वो किस प्रकार की चित्रकला है, यानी ये पूछा गया है कि मुगल चित्रकला में किस प्रकार के चित्र ज़्यादा बने थे। व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग इज मुगल पेंटिंग, तो मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकला, लघु चित्र बने थे। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग है। नेक्स्ट हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मुगल पेंटिंग डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। मुगल चित्रशैली है वो भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी। रीजन ऑफ इंडिया कुछ किस क्षेत्र में विकसित हुई थी, तो ये हुई थी नॉर्थ इंडिया, ये हुई थी नॉर्थ इंडिया। ठीक है, रीजन पूछा, क्षेत्र पूछा है कि किस क्षेत्र में। मुगल पेंटिंग डेवलप्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो ये नॉर्थ क्षेत्र में, उत्तरी भारत में ये विकसित हुई थी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 का क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड मुगल पेंटिंग डेवलप। सेंचुरी शताब्दी पूछिए कि कौन सी शताब्दी में मुगल चित्रकला का डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सी शताब्दी में। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, बिटवीन 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी, 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में मुगल पेंटिंग का विकास हुआ था। सेंचुरी पूछिए, शताब्दी पूछिए, तो आप ध्यान में रखोगे कि मुगल चित्रकला का विकास 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, विच पेंटर्स हैज़ बिन मेंशन्ड बाय बाबर इन हिज बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने कौन से पेंटर्स को मेंशन किया है या उल्लेख किया है, कौन से पेंटर्स का उल्लेख किया है। तो देखिए, बाबरनामा ने बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर को मेंशन किया है, उनका उल्लेख किया है, बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर। देखिए, सबसे पहले हमारे देश में कौन आया था, बाबर आया था। सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था। वो पानीपत वाला युद्ध है, इब्राहिम लोदी को हरा करके, और दिल्ली का साम्राज्य सबसे पहले किसने संभाला था, बाबर ने संभाला था। तो देखिए, बाबर जब ईरान से भारत आया था तो अपने साथ बेहजाद और शाह मुजफ्फर को लेके आया था, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। इसका अगर आपसे ये पूछे ना कि भारत में सबसे पहले जो ईरानी कला है या भारत मुगल शैली कला है उसका विकास किन कलाकारों ने किया, अगर कलाकारों का पूछे तो बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर आएगा। अगर शासक पूछे तो सबसे पहला बाबर शासक था। ठीक है ना। फिर देखिए, यहाँ ये बताया गया है कि बाबर का जो कार्यकाल है ना, जैसे कि हमने पढ़ा है, हमारे सिलेबस में है इस मुगल पेंटिंग स्टाइल में, कि बाबर का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का था। 1526 में आए थे और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कार्यकाल कम होने की वजह से इनके समय के चित्र नहीं मिले हैं। लेकिन इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें उन्होंने जिक्र किया है इन दोनों चित्रकारों का, एक तो बेहजाद का और एक शाह मुजफ्फर का। और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि बाबर की कला में रुचि थी, तभी तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर का को मेंशन किया है। तो आपको अगर ऐसा पूछे कि बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर कौन से मुगल शासक के साथ भारत आए थे, ऐसे घुमा के इस क्वेश्चन को पूछ ले, तभी आपका आंसर क्या होगा, बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर। और बेहजाद के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है जो कि मैंने आगे से इन्हीं क्वेश्चंस में डाला है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं, राफेल ऑफ द ईस्ट कहते हैं। तो ठीक है ना, बाबर ने अपनी बाबरनामा में किन चित्रकारों का उल्लेख किया है, बेहजाद एंड शाह मुजफ्फर। तो ये भी हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम चलते हैं, आ गया नेक्स्ट वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था आपको कि पूर्व का राफेल किसे कहते हैं। बेहजाद को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपयोगी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो इज नॉन एज राफेल ऑफ द ईस्ट, तो किसे कहते हैं, बेहजाद को कहते हैं। किसे कहते हैं, बेहजाद को
कहते हैं? राफेल ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं? बेहजाद को कहते हैं। ठीक है, और एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2-3 साल बाद ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं ने किन फारसी कलाकारों को अपने दरबार में नियुक्त किया या आमंत्रित किया भी हो सकता है? मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुस सम्मद सिराजी। अब्दुस सम्मद भी लिख सकते हो, पूरा नाम था मीर सैयद अली जुदाई। जुदाई अपना उपनाम लिखते थे, वैसे मीर सैयद अली ही इनका नाम था। और फिर देखिए अब्दुस सम्मद सिराजी, तो ये भी उपनाम ही लगाते थे, ये अपना नाम जुदाई लगाते थे उपनाम, और ये अपना नाम अब्दुस सम्मद सिराजी लगाते थे, क्योंकि ये ईरान में एक सिराजी कला केंद्र था, वहाँ के थे। ये सिराजी एक कला केंद्र था और ये वहाँ के थे। तो मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुस सम्मद सिराजी। उसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि विच पर्शियन आर्टिस्ट डिड हुमायूं इनवाइट टू हिज कोर्ट? विच पर्शियन आर्टिस्ट, वो कौन से पर्शियन आर्टिस्ट हैं जिनको हुमायूं इनवाइट टू हिज कोर्ट, हुमायूं ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था, निमंत्रित किया था? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ बच्चों, कि ये दो जोनो आर्टिस्ट है ना, ये शाह तमास नाम का एक शासक था ईरान का, वहाँ ये काम करते थे, शाह तमास। ठीक है, फारसी शासक था शाह तमास, इसके दरबार में थे ये। तो हुआ क्या था कि हुमायूं का जो जीवन है ना, वो काफ़ी स्ट्रगल वाला जीवन रहा था, इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था शासन में। और एक बार शेर शाह सूरी ने, आपने सुना होगा कि हुमायूं को निष्कासित कर दिया था, और जो शेर शाह सूरी जो जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, वो आ गए थे। तो 5-6 साल के लिए इनको कहाँ जाना पड़ा था? इनको शरण दी थी शाह तमास ने, शाह तमास ने इनको शरण दी थी, वहाँ रहे थे। जब ये शाह तमास के पास रहे थे हुमायूं, तब इन्होंने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस सम्मद सिराजी का काम देखा, और इनके आर्ट वर्क से इतने इंस्पायर्ड हुए कि जब 1545 में शाह तमास की सहायता से इन्होंने अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त किया था, तो जब ये पुनः भारत आए ना, तो अपने साथ मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस सम्मद सिराजी को ले आए थे। इन्होंने इनको इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। इन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ चलिए, और हमारे साम्राज्य में एक तो स्टूडियो स्थापित करना है आपको, आर्ट गैलरी, और शाही जो पेंटिंग्स हैं वो आपको बनानी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि हुमायूं ने कौन से 2 आर्टिस्ट को स्टूडियो स्थापित करने के लिए इनवाइट किया था, तो वो यही आएंगे, क्योंकि निर्वासन काल का जो समय था वो कहाँ व्यतीत किया था? फारस के शाह तमास के यहाँ व्यतीत किया था, और वहाँ इन्होंने इन दोनों काम आर्टिस्ट का वर्क देखा, और ये हुए थे, इन दोनों आर्टिस्ट से इम्प्रेस हुए थे, काफ़ी इंस्पायर हुए थे, और फिर इनको इनवाइट कर दिया था। इनके पीछे ये कहानी है। तो अगर ये पूछा जाए ना कि मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुस सम्मद सिराजी कौन से मुग़ल शासक के साथ भारत आए थे, तो ये आए थे हुमायूं के साथ। इससे पहले हमने जो किया है बेहजाद और शाह मुज़फ़्फ़र का, वो बाबर के साथ आए थे, और ये दोनों आए थे हुमायूं के साथ। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब्दुस सम्मद और मीर सैयद अली ने संयुक्त तौर पर किस प्रोजेक्ट को पूरा किया था? यानी कि एक इन्होंने चित्र बनाया था, और उस चित्र को इन दोनों ने मिलके बनाया था। तो देखिए, तैमूर के घर के राजकुमार, पेंटिंग का नाम क्या है? तैमूर के घर के राजकुमार। किसने बनाया था ये मीर सैयद और अब्दुस सम्मद सिराजी ने मिलके बनाया था। तो विच प्रोजेक्ट वॉज जॉइंटली कंप्लीटेड बाय अब्दुस सम्मद एंड मीर सैयद अली जुदाई? विच प्रोजेक्ट वॉज जॉइंटली कंप्लीटेड बाय अब्दुस सम्मद एंड मीर सैयद अली जुदाई? तो जो पेंटिंग है उसका नाम बताना है। तो प्रिंस ऑफ तैमूर्स हाउस, ये वाली पेंटिंग है, इसको इन दोनों लोगों ने इकट्ठे बनाया था, सामूहिक जॉइंटली इनको कंप्लीट किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तूतीनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तूतीनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मुगल स्टाइल पेंटिंग जो हमारा चैप्टर है, उसमें तूतीनामा का भी जिक्र हुआ है। तूतीनामा एक कहानी है, एक तोते की दास्तां है,
और पहले क्या होता था, जो पांडुलिपियां हैं ना, इनमें ये सारी जो हाथ से लिखी गई जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां, उनमें ये सारी कहानियां हैं। तो ये चित्रकार है ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा हस्तलिपियों से, जो पांडुलिपियां, वहाँ से ये दृश्य उठाए थे। जो कहानी उसमें लिखी हुई है उसको ये क्या कर देते थे, चित्रित कर देते थे। तो वैसे ही एक तोते की दास्तां है, एक तोते की कहानी है। एक तोता होता है जो 52 रातों तक लगातार एक कहानी सुनाता है, अपने मालिक के लिए वफादारी का काम करता है। वो मालकिन मालिक के पीछे कुछ गलत करती है, तो वो जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है ना, इतने में तोता एक कहानी सुनानी शुरू कर देता है। तो 52 रातों तक कंटिन्यू इसने एक कहानी ऐसी सुनाई, ऐसी कहानी सुनाता कि जैसे ही वो बाहर जाने वाली होती थी, तो कहानी सुनाते ही उसकी कहानी सुन के और उसके कदम है वो रुक जाते थे। तो इस प्रकार इस तूतीनामा में बताया गया है कि एक तोते ने अपने मालिक के लिए एक वफादारी का काम किया था। तो इसको तूतीनामा का शाब्दिक अर्थ क्या दे दिया, तोते की दास्तां। इसके ऊपर अगर टिप्पणी पूछ ले, शॉर्ट नोट पूछ ले, तो इसके अंदर कहानी क्या है वो आपको बतानी है। अगर पूछे कि तूतीनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो तोते की दास्तां। What is the literal meaning of तूतीनामा? What is the literal meaning of तूतीनामा? तो इसका लिटरल जो मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका है एक तोते की दास्तान। एक तोते ने 52 रातों तक अपनी मालकिन को कुछ गलत, मतलब वो व्यभिचार कुछ गलत कर रही थी, तो उसको रोकने के लिए और एक 52 रातों तक कहानी सुनाई थी। पैरट टेल, तोते की दास्तां। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें मैंने तूतीनामा का आपको समझा भी दिया। अगर तूतीनामा पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए तो इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हमजानामा का चित्रण किस मुगल शासक ने शुरू करवाया था? हमजानामा का चित्रण किस मुगल शासक ने शुरू करवाया था? तो देखिए बच्चों, आपने हुमायूं जो मुगल पेंटिंग स्टाइल है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमजानामा एक वीर साहसिक, एक सैनिक की, ऐसे वीर योद्धा की कहानी थी कि उससे पढ़कर या सुनकर कोई भी व्यक्ति का मतलब उसी तरह से कैरेक्टर है वो बन जाए। तो यहाँ क्या हुआ था, हुमायूं ने इस कहानी को चित्रित करवाना इसलिए उचित समझा कि हुमायूं चाहता था कि उसका बेटा अकबर है वो हमजा के जैसे, उसका बेटा अकबर है वो हमजा के जैसे ही वीर योद्धा बने। अब चित्रित करवाने के पीछे भी एक लॉजिक था बच्चों, कि जो अकबर है ना, वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था। अकबर है ना, वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। तो ये प्रॉब्लम थी अकबर को। तो अकबर के लिए उसने, हुमायूं ने सोचा अकबर पढ़ नहीं सकता इस कहानी को, तो इस कहानी को मैं चित्रित करवा दूं। तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के निरीक्षण में, उनकी देखरेख में ये काम शुरू हुआ था। मेनली इसमें जो शुरू किया था वो इन दोनों कलाकारों ने किया था, और बाकी जो कलाकार काम करते थे हमजानामा पर वो इन दोनों के निर्देश में ही करते थे। क्योंकि मुगल शैली के कलाकारों की एक विशेषता थी कि वो लोग है ना, वो समूह के रूप में जॉइंटली वर्क करते थे किसी भी पेंटिंग पर। और ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी हमजानामा कि इसको पूरे होते होते 15 वर्ष लग गए थे। इसको पूरे होते होते 15 वर्ष का समय लग गया था। क्योंकि उस समय आज की तरह इतने जल्दी से काम होने वाले जो मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं थे। कलर वगैरह इनको बनाने पड़ते थे, कच्चे जो पत्थर मिलते थे उनसे, ये हिरमिच, हिरोंजी, हरताल वगैरह बहुत सारे प्रकार के, उनसे ये बनाते थे। 15 वर्ष लगा था क्योंकि इसमें 1400 चित्र हैं। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें मैंने आगे डाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमजानामा का चित्रण किस मुगल शासक ने शुरू करवाया था? हुमायूं ने इसको शुरू करवाया था, और इसको हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से मृत्यु हो गई थी ना, तो इसको पूर्ण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 15 साल का इसमें समय लगा था। तो विच मुगल रूलर स्टार्टेड द पेंटिंग ऑफ हमजानामा? विच मुगल रूलर स्टार्टेड द पेंटिंग ऑफ हमजानामा? तो आपका आंसर आएगा हुमायूं। क्या आएगा? हुमायूं। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमजानामा का चित्रण पूर्ण किस मुगल शासक ने करवाया था? ये भी मैं अभी आपको बताया है कि इसको पूर्ण किसने करवाया था। इसको करवाया था अकबर ने। विच मुगल रूलर्स गोट द पेंटिंग ऑफ हमजानामा कंप्लीटेड? तो इसको कंप्लीट करवाया था अकबर ने, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और मात्र 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में अकबर को शासन संभालना
पड़ा था। और अकबर भी इस कहानी से इंस्पायर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकबर के कैरेक्टर निर्माण के लिए ही इसको पेंटेड करवाया जा रहा था, क्योंकि अकबर इसको पढ़ नहीं पाता था, अकबर डिसलेक्सिया से पीड़ित था। तो ये वाला भी हमारा हो गया है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमजानामा के चित्रण में कितना समय लगा। मैं अभी आपको बता के आई हूँ पीछे कि हमजानामा का चित्रण में 15 वर्ष का टाइम लगा था, 15 वर्ष का टाइम लगा था। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पेंट हमजानामा, हमजानामा को पेंट करने में कितना लंबा यह समय लगा था, तो 15 वर्ष का समय लगा था। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजानामा में कुल कितने चित्र बने हुए हैं। हमजानामा, हाउ मैनी पिक्चर्स आर देयर इन हमजानामा, हाउ मैनी पिक्चर्स आर देयर इन हमजानामा, हमजानामा में कितने चित्र बने हैं, 1400 चित्र बने हैं, ठीक है, 1400 चित्र बने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो हिंदू महाकाव्य महाभारत था ना, उसको अकबर ने चित्र, पूरी थोड़ी सी मैं कहानी इसकी बताती हूँ आपको, कि आपने सुना ही होगा कि अकबर है ना, वो हिंदू मुस्लिम समन्वयवादी शासक था, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर जोर दिया था उसने। अपने दरबार में उसने हिंदू महाकाव्य जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था उसको भी इम्पोर्टेंस दी थी, महत्वपूर्ण माना था। और उसने क्या किया, हिंदू महाकाव्य महाभारत का अपनी कोर्ट की जो लैंग्वेज थी पर्शियन, उसमें उसको क्या करवाया था, ट्रांसलेशन करवाया था। तो उसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवा के और उसको नाम दे दिया था अपनी पर्शियन लैंग्वेज में रजमनामा। क्या दे दिया था, रजमनामा। रजमनामा यानी रजम का अर्थ होता है युद्ध, नामा का अर्थ होता है कहानी, एक युद्ध की कहानी। और महाभारत आपको पता ही है बच्चों, युद्ध की कहानी है, कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था। तो फ्रॉम विच लैंग्वेज वॉज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू एपिक महाभारत डन। तो हिंदू एपिक जो महाभारत है उसको पर्शियन लैंग्वेज अनुवाद किस भाषा में किया गया था, और फिर उसको क्या नाम दिया गया था, तो वो दिया गया था रजमनामा, ठीक है। रजम का अर्थ होता है युद्ध और नामा का कहानी, युद्ध की कहानी। और अकबर ने इसको ट्रांसलेशन करवाया था, इसका ट्रांसलेशन अकबर ने करवाया था। और बंदायूनी नाम का एक उनका दरबारी कवि था, उन लेखक था, उससे उसने करवाया था ये ट्रांसलेशन, और रजमनामा के नाम से करवाया था। तो ये आप ध्यान में रखोगे, जो हिंदू महाकाव्य एपिक महाभारत है उसका जो ट्रांसलेशन है पर्शियन लैंग्वेज में, उसका ट्रांसलेशन करवा के उसको नाम दिया था रजमनामा। क्या दिया था, रजमनामा। नेक्स्ट चलते हैं हम, रजमनामा किस चित्रकार ने चित्रित किया। अब इसको ट्रांसलेशन करवा के इसको नेम तो दे दिया था अकबर ने, बंदायूनी से ट्रांसलेशन करवा दिया था पर्शियन लैंग्वेज में, लेकिन ये रजमनामा है ना, ये अकबर के समय चित्रित भी हुआ है, यानी इसके दृश्य चित्रित किए हैं, इसमें से कहानियां हैं उसको चित्रित किया है उनको चित्रकारों ने। तो रजमनामा को चित्रित करने पर स्पेशली जोर दिया था दशवंत ने। दशवंत नाम का एक हिंदू आर्टिस्ट था, क्योंकि मुगल शासक अकबर है ना, उसने हिंदू मुस्लिम दोनों आर्टिस्ट को अपने दरबार में रखा था। तो दशवंत और बसावन नाम के दो हिंदू आर्टिस्ट हैं, वो प्रमुख थे, मेन थे। जैसे मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी मेन है, वैसे ही दशवंत और बसावन थे। तो रजमनामा का जो विच पेंटर पेंटेड द रजमनामा, विच पेंटर पेंटेड द रजमनामा, तो दशवंत। क्या आएगा, दशवंत आएगा। ध्यान रखना, रजमनामा को पेंटेड करने वाले, या डिपिक्टेड भी आ सकता है, इलुस्ट्रेशन भी आ सकता है, तो दशवंत, चित्रण करना दशवंत। अक्का रेजा कौन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्का रेजा कौन था। तो जहांगीर के दरबार का एक चित्रकार था बच्चों अक्का रेजा, और ये जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। वो वॉज द अक्का रेजा। तो आप लिखोगे ए पेंटर इन जहांगीर कोर्ट, ए पेंटर इन जहांगीर कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दरबार में जहांगीर, एक कृति है, ये एक चित्र है, उसका नाम क्या है, दरबार में जहांगीर। यह कृति किसने चित्रित की थी, तो दो आर्टिस्ट ने मिलकर इसको पूरा किया था, अबुल हसन व मनोहर। आर्टिस्ट के नेम क्या हैं, वो मेड द पोर्ट्रेट नेम जहांगीर इन द कोर्ट, वो मेड द पोर्ट्रेट नेम्ड जहांगीर इन द कोर्ट। दरबार में जहांगीर नाम का जो पोर्ट्रेट है, करती है, उसको किसने बनाया था, अबुल हसन एंड मनोहर आएगा। वो मेड द पोर्ट्रेट नेम जहांगीर इन द कोर्ट, ठीक है। जहांगीर इन द कोर्ट है ना, ये कृति का नाम है, चित्र का नाम है। कृति का मतलब क्या है, चित्र, या आप बोल सकते हो
पेंटिंग, ठीक है। तो इस पेंटिंग का नाम है दरबार में जहांगीर। ये जहांगीरनामा से लिया गया है, ये जहांगीरनामा, जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी थी जहांगीरनामा, वहाँ से ये सीन उठाया था किसने, अबुल हसन एंड मनोहर ने। और वो मेड द पोर्ट्रेट नेम जहांगीर इन द कोर्ट, अबुल हसन एंड मनोहर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अबुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। अबुल हसन को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, कौन सा टाइटल दिया गया था। विच टाइटल वॉज गिवन टू अबुल हसन बाय जहांगीर, नादिर उल जमा, नादिर उल जमा। कौन सी उपाधि, नादिर उल जमा, ठीक है, नादिर उल जमा। तो देखिए अबुल हसन कहते हैं कि जहांगीर का बहुत ही प्रिय कलाकार था और उसने अच्छे अच्छे जहांगीर को खुश करने के लिए चित्र बनाए थे। और जो शासक है ना वो चित्रकारों से खुश होते थे तो उनको कुछ टाइटल देते थे, उनको कुछ उपाधियां देते थे। तो इनको दिया था नादिर उल जमा, किसको दिया था, अबुल हसन को टाइटल दिया था। विच टाइटल वॉज गिवन टू अबुल हसन बाय जहांगीर, नादिर उल जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग, मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है। वुज रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स। तो जहांगीर आएगा, जहांगीर याद रखना, IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे इसको कि वुज रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटर्स। गोल्डन एज, सोने का जो स्वर्ण युग किसको कहते हैं, किसके शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को। क्योंकि जहांगीर ने मुगल कला का सबसे ज्यादा विकास करवाया था, जहांगीर ने मुगल कला का सबसे ज्यादा विकास करवाया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा चित्रकार पक्षी चित्रण में, पक्षियों के चित्र बनाने में दक्ष था, माहिर था, ठीक है। तो देखिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रकार है वो पक्षियों के चित्र सबसे सुंदर, उस्ताद मंसूर। कौन था, उस्ताद मंसूर। ये भी जहांगीर के शासनकाल में था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में था उस्ताद मंसूर। विच पेंटर वॉज एक्सपर्ट इन बर्ड पेंटिंग, विच पेंटर्स वॉज एक्सपर्ट इन बर्ड पेंटिंग। बर्ड पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर था। कौन था, उस्ताद मंसूर था। क्वेश्चन सारे के सारे ही ऑल क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से बच्चों। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, दोनों बच्चों के, दोनों प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, दोनों माध्यम के, उनके लिए यूजफुल हैं ये। और नेक्स्ट मैं और क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में जो इसका नाम है मुगल पेंटिंग स्टाइल और कोर्ट आर्ट थी, दरबारी कला थी मुगल आर्ट। तो दरबार में सभी जो शासक हैं, ऑल मुगल रूलर्स के अकॉर्डिंग इसका हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उस चैप्टर में। तो सारे जो मुगल पेंटर्स हैं उनके शासनकाल के हिसाब से बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और इस लेसन में से छोटे और बड़े दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और इस वीडियो से आप अपने नोटबुक में इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इनमें से आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। और इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।